पहले दौर की वोटिंग के लिए कल शाम प्रचार थम जाएगा। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने 5 चुनावी राज्यों में सर्वे किया है। इस सर्वे में 47,334 लोगों की राय ली गई है। इसमें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के 17,890 लोग शामिल हैं। इसके साथ ही 17 से 22 मार्च के बीच पश्चिम बंगाल में स्नैप पोल भी किया गया है, जिसमें 2,290 लोगों की राय ली गई है। इस पोल में मार्जिन ऑफ एरर ±3% तक है। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। पश्चिम बंगाल, असम में पहले दौर की वोटिंग का प्रचार कल शाम थम जाएगा। क्या है चुनावी राज्यों की जनता का मूड? एबीपी न्यूज लगातार अपने दर्शकों को चुनावी सर्वे के जरिए डिटेल्स बताता रहा है। आज फाइनल ओपिनियन पोल का दिन आ गया है, क्योंकि इसके बाद अब सीधा चुनाव खत्म होने पर एग्जिट पोल ही हो पाएगा। आज से चुनाव आचार संहिता के चलते कोई भी एजेंसी आज के बाद कोई ओपिनियन पोल नहीं कर सकती है। इसीलिए पूरे देश की निगाहें आज के इस सर्वे पर हैं। हम एक एक करके सभी 5 राज्यों का मूड आपको बताएंगे, और खास बात यह है कि हम अपने रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल भी बताने वाले हैं। हमारे साथ 1 या 2 नहीं, 8 रिपोर्टर चुनावी राज्यों से जुड़ने वाले हैं, जो लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में एक्सपर्ट भी होंगे, राजनीतिक मेहमान भी होंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, पहले उनका परिचय कराऊं। अभिज्ञान प्रकाश, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर हमारे साथ मौजूद है, और साथ में मेरे साथ कुछ खास मेहमान, राजनीतिक मेहमान भी जुड़ेंगे। कोलकाता से टीएमसी के प्रवक्ता संजय शर्मा होंगे, अहमदाबाद से कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता होंगे। ये तमाम लोग जुड़ने वाले हैं। लेकिन इसके पहले स्क्रीन पर आप यशवंत देशमुख को देख पा रहे हैं, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं सी वोटर के, जिन्होंने इस पूरे सर्वे को अंजाम दिया, जिनकी इस टीम ने। बहुत बहुत स्वागत है यशवंत और अभिज्ञान आपका। और 4 रिपोर्टर आपको दिख रहे हैं। मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता की सबसे बड़ी रिपोर्टर आप कह सकते हैं, टीवी रिपोर्टर, जो लगातार कई सालों से पश्चिम बंगाल की राजनीति को कवर करती हैं, इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और इस चुनाव पर उनकी एक खास प्रतिक्रिया भी होगी। पंकज झा, मेरे सीनियर सहयोगी, मेरे वरिष्ठ साथी, इस वक्त हमारे साथ हैं। पिछले कई हफ्तों से पश्चिम बंगाल के चप्पे चप्पे पर घूमे हैं, उनसे हम डिटेल लेंगे। रणवीर होंगे हमारे साथ। रणवीर भी इस वक्त कोलकाता में है। रणवीर का आकलन समझेंगे। रणवीर ने काफ़ी वक्त बिताया है पश्चिम बंगाल में घूमकर। जैनेन्द्र हमारे साथ हैं। ज्ञानेन्द्र तिवारी हमारे साथ है, वो उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी डिटेल लेंगे। आदर्श सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि उनके अपने आंकड़े क्या कहते हैं। इसके पहले कि हम एग्जिट पोल, आपको ये ओपिनियन पोल का तमाम डेटा आपके सामने लेकर आए, उसके पहले तमाम और भी बहुत से सवाल थे इस सर्वे में, जो ये जानना चाहा कि जनता क्या सोच रही है, वो क्यों अपना मूड बना रही है, या मूड को या अपने ट्रेंड को बदलने की सोच रही है। बहुत से ऐसे सवाल थे। उन सवालों पर नज़र डालेंगे और उन सवालों की तरफ लेके चलेंगे मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद, जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। अखिलेश, ओवर टू यू। शुक्रिया सुमित आपका। दर्शकों को हम बताते हैं कि देखिए, जो रायशुमारी हमने की है, ये सर्वे क्या इशारा करता है। हमने कई सवाल पूछे हैं, और उस सवाल के जो जवाब हैं उसी से आपको पता चल जाएगा कि पब्लिक का मूड क्या है। ममता ने चोट का ड्रामा किया या कोई साजिश? देखिए इसका जवाब क्या दिया दर्शकों ने। साजिश कहने वाले 41% लोग हैं, ड्रामा कहने वाले 37% लोग, और कह नहीं सकते वाली स्थिति में 22% लोग हैं, 22% लोग हैं। अगला सवाल देखिए जो हमने पूछा था, वो ये था पश्चिम बंगाल के संदर्भ में ही, कि ममता को चुनाव में सहानुभूति मिलेगी कहने वाले 42% लोग हैं, नहीं मिलेगी इस तरह की राय 31% लोग रखते हैं, और कोई असर नहीं कहने वाले 16% लोग हैं, जबकि ऐसे 11% लोग हैं जिन्होंने कहा हम कह नहीं सकते। सुमित, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ममता की चोट ने क्या चुनाव बदला। यशवंत, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम लगातार ओपिनियन पोल करते आ रहे हैं, हम 2 ओपिनियन पोल कर चुके हैं आपके साथ मिलके, और उन दोनों ओपिनियन पोल में ममता बनर्जी की पार्टी लीड ले रही है। बीजेपी को गेन है, लेकिन उतना गेन नहीं कि सरकार बनाए। 10 मार्च को पैर में चोट लगती है, उसके बाद क्या ममता की लीड बढ़ती है या घटती है, बताना चाहेंगे अभी आप? डेली ट्रैकर है, उसमें तो एक चीज क्लियर है, ममता बनर्जी के वोट शेयर अपने बना के वो रखी हुई है, लेकिन एक जगह पे चेंज हुआ है, वो है परसेप्शन ऑफ विनेबिलिटी। आपको याद होगा कि हम लोग 1 जनवरी से लगातार ये भी सवाल दर्शकों से पूछ रहे हैं कि आपके हिसाब से चुनाव जीत कौन रहा है, आप किसको वोट दे रहे हैं, ये एक अलग मसला है। और अभी तक
ममता बनर्जी के वोट ज्यादा थे, लेकिन ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी चुनाव जीतेगी। ममता बनर्जी के चोट लगने के बाद से उसमें बदलाव आ गया है। अब बड़ी तादाद में लोग ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी चुनाव जीतेंगी। ये एक अंतर आ गया है। और जो आंकड़े हम लोग ऊपर आज देख रहे हैं, जो 43% और वैसे देख रहे हैं, वो ओवरऑल राज्य के आंकड़े हैं। लेकिन अगर आप इन आंकड़ों को पार्टीजान के हिसाब से देखें कि भाई ये सपोर्टर्स क्या कह रहे हैं, तो ममता बनर्जी के जो सपोर्टर हैं वो बड़ी तादाद में कह रहे हैं कि नहीं साहब, बहुत दीदी को चोट लग गई। जबकि जो लेफ्ट के और बीजेपी के वोटर हैं वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी नौटंकी कर रही हैं, और कांग्रेस के जो सपोर्टर हैं वो कह रहे हैं ममता बनर्जी को चोट लग गई। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सवाल ये, जो फ्रिंज वोटर्स हैं, जो आखिरी 2-3-4% के लोग होते हैं, जो आखिरी दिनों में तय करते हैं, उस चोट के वो क्या सोच रहे हैं? क्या ये नाटक है या वाकई में ज्यादा? साजिश है? जो अगर फ्रिंज की बात करें तो फ्रिंज में तो लोग उसको नाटक ज्यादा समझ रहे हैं, चोट कम समझ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ममता बनर्जी की खुद की जो इमेज सुमित रही है फाइटर पॉलिटिक्स, एक फाइटर की, वो उन्होंने नंदीग्राम में जब जाके इलेक्शन लड़ने की घोषणा की, वो इमेज तो पुख्ता हो गई। लेकिन ये चोट लगना, ये चंडीपात करना, या थोड़ा सा जिसे कहते हैं घबराहट में पॉलिटिक्स करना, ये उनकी फाइटर इमेज को शोभा नहीं दे रहा। अभिज्ञान चूंकि हम लोगों ने इस मसले पर चर्चा की, तब भी मैंने कहा था एक सहानुभूति तो मिलती है पॉलिटिशियंस को, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो टाइम फेस के लिए जरूर मिली, इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग था जो पॉइंट यशवंत रख रहा है। बड़ी बात यहाँ पर ये आई कि मैंने भी नोटिस किया, लगातार हम लोग आपके पोल्स में साथ रहे, उसके बाद क्या हुआ कि ईसी ने इस पोजीशन को क्लियर कर दिया कि चोट लगी है, किसी किस्म का अटैक या प्रहार नहीं है, तो उसके मल्टीप्लाई करने की, सहानुभूति के, सिंपैथी के मल्टीप्लाई करने की संभावना वहीं खत्म हो गई। तो इसलिए वो इम्पैक्ट मेरे हिसाब से नहीं आया। जो अगर मान लीजिए कोई षड्यंत्र होता या कोई और कहानी होती और अब तक ये सुर्खियां चलती रहती, तो वो सहानुभूति का प्रतिशत ज्यादा होता। मैं सीधे पंकज के पास चलूंगा। पंकज थे वहां पे। पंकज, मैंने वो रिपोर्टिंग देखी थी आपकी, हम सब ने देखी थी, एबीपी की न्यूज़ के दर्शकों ने तमाम देखा कि उस दिन हुआ क्या था वहाँ पे। आपने ज़मीन पर जाकर चेक किया, लेकिन अब चीज़ें उस घटना की वजह से परसेप्शन पर आ गई हैं कि वो सहानुभूति मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ड्रामा था या साजिश थी। आपके हिसाब से उस घटना के बाद से, जब से चोट लगी, तब से लेके अब तक टीएमसी के प्रोस्पेक्ट्स बढ़े हैं, घटे हैं, या वहीं के वहीं हैं? देखिए, ममता बनर्जी को इसका फायदा हुआ, जो उनकी छवि है, जैसा कह रहे थे अभिज्ञान भी और यशवंत भी कह रहे थे कि स्ट्रीट फाइटर की जो इमेज है, उनको जिस जगह पर चोट लगी उसके बाद वो 8-10 किलोमीटर चल कर आई और तब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब उन्होंने मीडिया के कैमरे देखे तब उन्होंने सारी बात कही और आगे की सीट से जाकर के पीछे की सीट पर लेट गई। चोट उन्हें लगी है, अब किस वजह से लगी है, साजिश थी या क्या था, चुनाव आयोग ने कुछ और कहा, वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। और इसीलिए देखिए कि बीजेपी ने उस पर बहुत ज़्यादा बहस करनी बंद कर दी है। वो सोनार बांग्ला और विकास का गेम प्लान बता रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पर अगर देखें, जो तमाम ओपिनियन पोल में और डेटा में जो आ रहा है कि करीब 20%, 25%, 18% लोग जो अपने मन की बात नहीं बता रहे हैं, उसके बारे में ये कहा जा रहा है। और जैसा प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं, जो अब तक कह रहे थे कि चुपचाप कमल छाप, आज बोले उन्होंने जोर से कमल छाप। तो ये जो एक सेगमेंट है वो क्या करेगा, इसके बारे में बीजेपी का दावा है। लोग कहते हैं कि वो साइलेंट वोटर है, बीजेपी के लिए वोट करेंगे, अभी डरे हुए हैं। अगर ऐसा होता है तो तस्वीर बदल सकती है, ऐसा मुझे लगता है। सुमित, साइलेंट वोटर है। मनोज, एक क्विक रिएक्शन मैं आपका चाहूँगा, उसके बाद अगले ग्राफिक्स की ओर चलते हैं। क्या ये जो साइलेंट वोटर है वो डरा हुआ है, जो बहुत सारे लोग ओपिनियन नहीं दे रहे हैं अपने? बिल्कुल सच बात है ये, क्योंकि बंगाल में डर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी वजह से हर पार्टी कहती है कि जितना संभव हो सके फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। यही बात ममता बनर्जी ने 2011 में कही, 14 में कही, 16 में कही, 19 में कही और 21 में कह रही हैं। लेकिन इस बार तीसरे टर्म के लिए कह रही हैं, उस बार वाम मोर्चा का किला धराशायी करने के लिए कह रही थी। चलिए, मैं अगले सवालों के सेट के लिए चलेंगे अखिलेश के पास। अखिलेश, चोट पर तो हमने चर्चा कर ली, आगे क्या है आपके पास? बिल्कुल, कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको सुमित बताएंगे कि आखिर पब्लिक का मूड इस वक्त क्या है। एक सवाल हमने ये भी पूछा था इस सर्वे में, पीरजादा से ममता को नुकसान होगा? हाँ कहने वाले 33% लोग हैं, नहीं कहने वाले 34% लोग हैं, और कह नहीं सकते की स्थिति में 33% लोग हैं। ये देखिए, ये आंकड़े जो आपके सामने हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद हमने एक और सवाल भी पूछा था, ये तो आपने देखा कि अब्बास सिद्दीकी फैक्टर को लेकर हाँ कह रहे हैं 33% लोग। इसके बाद हमने पूछा कि एमआईएम के चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा, यह सवाल भी हमने पूछा था। ये देखिए जवाब में क्या कह रहे हैं लोग। हाँ कहने वाले
39% लोग हैं नहीं कह रहे हैं, 35% लोग और कह नहीं सकते वाला जो क्राउड है, जो भीड़ है, वो 26% ऐसे लोग हैं। सुमित, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है मुस्लिम वोटर का क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है टीएमसी का, ये जो 30-32% वोटर है। क्या आपको लगता है कि आईएसएफ के आने से या एमआईएम जिसने आप घोषणा कर दी कि वो चुनाव लड़ेंगे, इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को? जितना आंकड़े अभी तक ट्रैकर के सुमित दिखा रहे हैं, हमारे हिसाब से आईएसएफ का जो पटाखा है वो नहीं दगा है, अभी नहीं तक दगा है, नहीं दगा है अभी तक। और उसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि ममता बनर्जी को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान, जो आपको लगभग एक तिहाई जो हाँ नहीं कह नहीं सकते आ रहे हैं, उसका भी पॉलिटिकल इक्वेशन बहुत क्लियर है। बीजेपी के समर्थक जो हैं वो उस आंकड़े में है जो कह रहे हैं हाँ साहब बहुत नुकसान हो जाएगा। टीएमसी के और कांग्रेस के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि नुकसान नहीं होगा, लेफ्ट के सपोर्टर ज़्यादातर कह रहे हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये पूरे इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो साइकोमेट्रिक अगर आप एनालिसिस की बात करें कि भाई लोग सोचने का तरीका या जवाब देने का तरीका, उसमें कांग्रेस के समर्थकों और टीएमसी के समर्थकों का काफी हद तक मिलता जुलता है और लेफ्ट और बीजेपी के समर्थकों का काफी हद तक मिलता जुलता है। ये बड़ा विचित्र एक आकलन है। हम जब भी निकालते हैं कोई भी सवाल आप पूछिए तो एक उसी सवाल के ऊपर बीजेपी और लेफ्ट के समर्थकों का लगभग एक जैसी राय निकल के आती है, क्योंकि दोनों का विरोधी सेम है। जबकि कांग्रेस और टीएमसी के समर्थकों का एक जैसी राय निकल के आती है। मतलब जो यशवंत कह रहे हैं इसी से जुड़ा, आपने भी देखा हो कितनी बार ओवैसी से जब ये जर्नलिस्ट सवाल पूछते हैं कि आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ, तो ओवैसी बहुत अपसेट हो जाते हैं। और कोई ऐसा चुनाव मुझे तो लग रहा है पिछले 3-4 सालों में ऐसा नहीं गया होगा जब ओवैसी पर पॉलिटिकल चार्ज ये नहीं रहा हो कि उन्होंने बीजेपी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग बात देखिए कि सेम वही सवाल जब आपने आईएसएफ के ऊपर पूछा तो 33% था, ओवैसी पे 39 क्यों हो गया? क्योंकि आईएसएफ नहीं चला, तो अब उम्मीदें ओवैसी पे क्योंकि वो पोलराइजेशन वो हेल्प कर सके। तो मनोज्ञा, ऐसे में ये जो आईएसएफ और एमआईएम का फैक्टर है मनोज्ञा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है ओवरऑल? और ये जो बीजेपी का ग्राफ बढ़ता देखा हमने पिछले 2 ओपिनियन पोल में, इसीलिए कि मुस्लिम वोट में डिवीजन हो रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है? मनोज्ञा, ध्रुवीकरण बहुत बड़ा इशू है। जय श्री राम जो 23 जनवरी को विक्टोरिया मेमोरियल से ममता बनर्जी ने ऑब्जेक्शन कर दिया, ये 2019 का पार्ट 2 था। लेकिन अगर हम इन सबको देखें, इन सारे आंकड़ों को देखें, तो इस समय 37 सीटों पर आईएसएफ है और 13 सीटों पर सिर्फ मुर्शिदाबाद में एआईएमआईएम। 50 सीटों का ये मिश्रण ये बहुत अच्छे से जानता है कि ये सबसे ज्यादा नुकसान टीएमसी का करेगा, इसलिए फायदा इसमें बीजेपी को होगा। लेकिन इसमें एक बात और है, वाम मोर्चा ने भले ही हाथ थाम लिया हो आईएसएफ का, लेकिन नाराजगी वाम मोर्चा में भी है कि आखिरकार हमें सेक्युलर का जो हमेशा एक तमगा हमारे साथ रहता था, अब उसी पर आरोप और खंडन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पार्टी ये बखूबी जानती है कि जिस तरह से जमीनी स्तर पर लड़ रही है उसका फायदा नुकसान होगा, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आईएसएफ का बहुत बड़ा नुकसान तृणमूल कांग्रेस को होगा, जितना फायदा और उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। जी, मेरे साथ रोहन गुप्ता कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं इस वक्त। रोहन, ऐसा लगता है कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा होने वाला है और नुकसान कुल मिलाकर आपके गठबंधन को हो जाएगा। देखिए, आप बंदर किसको बोल रहे हैं, बिल्ली किसको बोल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है, पर मुझे ये मालूम है कि मोदी और दीदी की लड़ाई में बंगाल पिस रहा है। और आप जब परिणाम देखेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि बंगाल किस तरफ जा रहा है। काफी समय से मैं आपकी डिबेट देख रहा हूं, सर्वे देख रहा हूं, मुझे बताइए कहीं पे भी बंगाल की जनता पे कोई सवाल है क्या कि बंगाल की जनता को क्या लगता है कि कैसा है सरकार का परफॉर्मेंस, या कितने वादे पूरे गए, केंद्र सरकार ने जो वादे किए क्या उसको बंगाल का कोई फायदा हुआ? एक भी सवाल नहीं है। रोहन, ये सवाल भी है, ये सवाल भी आएगा। और एक चीज लेकिन रोहन बड़ी कंसिस्टेंट है, एक चीज बड़ी कंसिस्टेंट है, 15-16 जनवरी से हम लोग सर्वेस दिखा रहे हैं, आज हम 25-26 मार्च को आ गए हैं, करीब 1.5 महीने का 2 महीने का कार्यकाल है। इसमें एक चीज बहुत कंसिस्टेंट है कि आप और आपका गठबंधन लगातार तीसरे नंबर पर धराशायी है, वो उठ ही नहीं पा रहा है, वो 30-40 सीटों के बीच ही रह जा रहा है, इतने सारे अलायंस करने के बाद भी। देखिए सुमित भाई, मैं वही बता रहा हूं कि जो असली मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, जब परिणाम आएगा तभी आपको मालूम चलेगा। जैसे हमारी रैली अभी कल परसों हुई, अगर आपने उसको दिखाया होता तो मुझे लगता है कि आपके जो ये जो पोल है उसके ऊपर भी उसका असर दिखता।
जितनी भी हमारी रैली हो रही है, जो ग्राउंड सपोर्ट हमको मिल रहा है, मैं आपसे विनती करना चाहूंगा, आपके रिपोर्टर अगर वो भी दिखाएंगे तो मुझे लगता है जनता तक सही पिक्चर पहुंचेगा। देखिए वहां पे बंगाल के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, जनता परेशान है वहां पे। आप कितने भी अहंकार की बात करें, जो आपके सर्वे आ रहे हैं, कुछ जो भी बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन आपकी आप बात आंसर पे, दे रहे रोहन। हैं, सारे मिक्स क्योंकि जनता को ये पसंद नहीं है। कि आपकी बात ये भी मान ली कि जनता राज्य सरकार से परेशान है, जनता केंद्र सरकार से परेशान है, और आप इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर वहां पे एक हंग त्रिशंकु विधानसभा आ जाती है तो आप किसकी सरकार बनवाएंगे? और आपके पास है, मानिए सपोज कीजिए, जितना आप कह रहे हैं उससे ज्यादा, जितना हम कह रहे हैं उससे 2-3 गुना ज्यादा सीटें मिल जाती हैं और आप 60-70 तक भी सीटें ले जाते हैं, तो आप सरकार किसकी बनवाएंगे, बीजेपी की या ममता बनर्जी की? देखिए देशमुख जी, आपके काफी हमने सर्वे पास्ट में भी देखे हैं, बिहार में भी मैंने कई बार आपसे डिबेट किए, तभी आपको मैं वही बोलता था कि ये तय जनता करती है। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि हम जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का हमको जो समर्थन मिल रहा है, ये नौबत ही नहीं आएगी, आप देखिएगा। हम भी यहाँ बैठे हैं, आप भी बैठे कि हम डिबेट करेंगे, जो समर्थन गजब का कॉन्ट्रडिक्शन है। आज एक रैली गजब का बीजेपी के समर्थकों को, रोहन गजब का कॉन्ट्रडिक्शन है। जिस राज्य में कांग्रेस पार्टी बीते 40-50 सालों से विपक्ष में है, सत्ता में नहीं आ पाई, उस राज्य में रोहन गुप्ता राष्ट्रीय टीवी चैनल पर बैठकर ये बोल रहे हैं कि आपकी हवा चल रही है, और आपका एक भी बड़ा नेता उस राज्य में जाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा, ना सोनिया जी, ना राहुल जी, ना प्रियंका जी। इनके एक नेता ने हमसे कहा था इस आपके चैनल पे कि कांग्रेस लीड लेगी जो हमारी गवर्नमेंट लोकल फॉर्मेशन लीडरशिप में। मैंने कहा मैं हिल जाऊंगा, जहां पे तो कहा आप हिल जाएंगे। मैं जवाब देना चाहूंगा। गवर्नमेंट फॉर्मेशन जी बोलिए, जवाब दीजिए। बगैर राहुल गांधी के इतनी भीड़ आ रही है, मैं आपको वही बगैर बता रहा हूं, सोनिया जी के आप सरकार बनाने जा रहे हैं, तो क्या समझा जाए इस बात पे? बिल्कुल, राहुल जी अब आएंगे, राहुल जी आएंगे तब देखिए क्या होगा। अभी तो राहुल जी आएंगे, अभी तो शुरुआत होगी, तब आंधी चलेगी वहां पे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, सुमित जी, मुद्दे क्या है, बंगाल के मुद्दे कहां है? बंगाल के मुद्दे है तोलाबाजी और गोलाबाजी। ये तोलाबाजी गोलाबाजी की जो लड़ाई है, उसमें जनता बाजी मारेगी। और आप देखिएगा जो सीए इनका रोज कलर बदलता है, उसका क्या हाल होता है। बंगाल में कुछ और बोलते हैं, आसाम में कुछ और बोल रहे हैं, और आप दीदी की बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है, मुद्दे कहां पे हैं? क्या दीदी रिपोर्ट कार्ड दे पा रही है कि 5 साल में बंगाल के लिए उन्होंने क्या किया? तो क्या हम ये माने कि किसी भी स्थिति में कांग्रेस, जिससे जनता के मुद्दे ये रोहन हो जी, जाए? क्या हम ये स्टैंड ऑफिशियल माने कि किसी भी कीमत पे कुछ भी हो जाए, अगर मौका पड़ा तो कांग्रेस दीदी की, आपके हिसाब से जो ये कुव्यवस्था, खराब गलत सरकार चल रही है, जिसने पश्चिम बंगाल की जनता को दबा रखा है, कुचल रखा है, आप ऐसी मुख्यमंत्री को दोबारा मुख्यमंत्री किसी भी कीमत पे नहीं बनाएंगे, क्या मान लिया जाए? भले बीजेपी को बनाना पड़े। देखिए, मैं आपको देशमुख जी, आप जो अपने शब्द मेरे मुंह में रखना चाह रहे हैं, वापस वही जवाब दे रहा हूं। ये नौबत नहीं आएगी, और वहां पे जो परिणाम आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि संजय शर्मा जी, मैं एक्चुअली में संजय जी की एक बात से सहमत हूं, परिणाम में जो उन्होंने वर्ड प्ले किया कि ये नौबत नहीं आएगी, उस बात से तो मैं सहमत लगता हूं काफी हद तक। संजय शर्मा टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। संजय जी, आपने सुना इनकी बातों को, रोहन गुप्ता की, इनके दावों को, इनकी बड़ी बड़ी बातों को। इस 40-50 साल के अंतराल के बाद कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, वहां पर आपकी सरकार हारने वाली है। ये दोनों, ये कांग्रेस वामो गठबंधन और ये भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के जो नेता है, इनकी जमीनी स्तर पर उतनी पकड़ दिखती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आईटीसीएल के माध्यम से प्रोपोगंडा के द्वारा बंगाल में सरकार बनाने की बात देख रही है, जो एक दिवा स्वप्न साबित होगा, और आगामी 2 मई को 2/3 बहुमत से तृणमूल की गवर्नमेंट वापस बंगाल में बनेगी। एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि बंगाल की सरकार के बारे में और तृणमूल के शासन के बारे में ये पीटीवादी करते हैं और गोलाबाजी और गठमनी, जबकि ये सारे अध्याय 2011 तक समाप्त हो चुके हैं। 2011 के बाद बंगाल में जननेत्री दीदी ममता बनर्जी की सरकार है, या हड़ताल होनी बंद हो गई, या कर्म संस्कृति वापस लौट कर आई है, और यहाँ चहुमुखी विकास पश्चिम बंगाल का हुआ है। 2011 में पश्चिम बंगाल में जितनी राजस्व की जो तो प्राप्त होती थी, आज 2021। संजय जी, आप जो वादे दावे कर रहे हैं, ये बीते 1.5-2 महीने से हम लोग सुन रहे हैं। अगले 1 महीने भी आपको और करना है। 8 फेज का चुनाव है, पहले चरण के लिए आज कल कैंपेन खत्म हो जाएगा। निखिल प्रसून बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, आपकी बात सुनकर हाथ उठा रहे थे, लेकिन टोलाबाजी, मारपीट,
हत्याएं ये कड़वा सच है, इसको मानना होगा आपको संजय शर्मा। रोज टीवी पर हमारे तमाम रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी इसको झेलते आ रहे हैं, जूझते आ रहे हैं। निखिल प्रसून, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी नमस्कार। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो लोकतंत्र का पुनर्स्थापन है। जिस तरह जो पंचायत चुनाव हुए जिसमें कि 1/3 से ज्यादा जो उम्मीदवार हैं उन्हें पर्चा नहीं भरने दिया गया, उसके बाद एक हिंसा की राजनीति, जो हिंसा का तांडव हुआ जिसके तहत हमारे 140 से ज्यादा कार्यकर्ता कालकलवित हो गए, और जिस तरह पाड़ा पाड़ा में, हर एक गांव में, हर एक गली में जिस तरह कटमनी के कल्चर को यहाँ संस्थागत स्वरूप दे दिया गया और भ्रष्टाचार को एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया, इसकी वजह से यहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है। आज देखिए, किसानों का जो 8400 करोड़ रुपया है उनके खाते में नहीं गया। आज देखिए कि जो ट्राइबल लोग हैं कन्वेंशनली हमारे साथ रहे हैं और क्षमता के साथ हमारे पीछे अग्रसर है, जो मटुआ समाज है जिनको कि हम लोगों ने नागरिकता देने का एक प्रावधान रखा, वो दलित भी है। हमारा जो CAA है हमारी दलित विकास की अवधारणा को परिपोषित करता है, जिसमें कि तृणमूल कांग्रेस ने हमेशा अरंगा लगाया। तो ये सारी चीजें हैं, सारी चीजें अपने आप को चुनाव बंगाल में चल रहा है। चुनाव बंगाल में चल रहा है। लेट हिम स्पीक। मैं आऊंगा, आप हाथ उठाइए, मैं आऊंगा आपके पास। एक के ऊपर एक बोलते हैं, समझ में नहीं आता है। वैसे ही सिग्नल का मैन्युफैक्चर्ड सिंपैथी, एक जो है कृत्रिम तरह का एक सिंपैथी गढ़ने का प्रयास किया गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता काफी मैच्योर्ड है, इंटेलिजेंट है, उन्होंने इनका पूरा गेम प्लान समझ लिया है। आज जिस तरह से पैरा टीचर सड़कों पे बैठे, उन्हें सैलरी नहीं मिल रही, 7th पे कमीशन नहीं लागू हुआ, जिस तरह से किसानों के साथ जो चीजें हुई, और जिस तरह से खागड़ागढ़, आप जो बातें बोल रहे हैं ना, बशीरहाट में, जिस तरह से धूलोगढ़ में, आप जो आरोप लगा रहे हैं इसके जवाब देंगे संजय शर्मा, लेकिन इसके पहले नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है, अगले सवाल है इस सर्वे के, स्नैप पोल के। उसके लिए मैं आपको एक बार फिर अखिलेश अपने साथी की तरफ ले चलता हूं और जानता हूं उनसे ममता बनर्जी की सरकार के कामकाज के बारे में। अखिलेश। बिल्कुल सुमित, और जो रोहन गुप्ता कह रहे थे कि सर्वे में इस तरह के सवाल नहीं, उनकी शिकायत भी हम दूर कर देते हैं। कामकाज पर भी कई सवाल पूछे गए हैं और देखिए, भ्रष्टाचार पर भी सवाल पूछा गया। क्या ममता बनर्जी पार्टी में भ्रष्ट नेताओं को संरक्षण देती हैं? जवाब क्या मिला? 48% लोग कह रहे हैं हां, जबकि नहीं कहने वाले 29% हैं और कह नहीं सकते की स्थिति में 23% लोग नजर आए, जबकि 48% लोग कह रहे हैं कि हां। उनका जवाब हां में था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल के बाद एक सवाल और हमने क्या पूछा, टीएमसी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? ये देखिए, ये देखना जानना आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस सर्वे का नतीजा क्या कहता है? अच्छा कहने वाले 48% लोग हैं, औसत 21% लोग कह रहे हैं और खराब कहने वाले 31% लोग हैं। इसके बाद हमने अगला सवाल यह पूछा था, बतौर सीएम ममता का कार्यकाल कैसा रहा? आप देख सकते हैं 59% लोगों का कहना है अच्छा, जबकि औसत कहने वाले 15% लोग हैं और खराब कहने वाले 26% लोग। इसके बाद का सवाल क्या था, उस पर गौर फरमाइएगा। इस सर्वे में, इस रायशुमारी में यह सवाल भी पूछा गया कि अपने विधायक से कितना संतुष्ट हैं। तो जनता का जो जवाब था वो ये, बहुत कहने वाले 20% लोग मिले, कम कहने वाले 33% लोग मिले और असंतुष्ट सबसे अधिक यानी 37% लोग। कह नहीं सकते की स्थिति में 10% लोग। सीएम के लिए पसंद की बात जब की गई, जब जनता से इस बारे में सवाल पूछे गए, तो इस रायशुमारी का जो नतीजा है वो ये है कि सीएम के लिए 55% लोग ममता बनर्जी को मान रहे हैं पसंद। दिलीप घोष ऐसा कहने वाले 32% लोग हैं, मुकुल रॉय कहने वाले 6% लोग और अधीर रंजन चौधरी के लिए सिर्फ 1% लोगों ने हां में जवाब दिया है। सुमित, यानी आप समझ सकते हैं कि एक अजीब सा कॉन्ट्राडिक्शन दिखा कि भ्रष्टाचार से जो नेता उनको संरक्षित करती है ममता बनर्जी, 48% लोग कहते हैं, लेकिन सरकार के कामकाज को लेकर, मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी को लेकर ममता बनर्जी और टीएमसी को अभी भी पसंद। दरअसल कंट्राडिक्शन नहीं है इसमें जी। अगर आप देखें, वो 48% वही लोग नहीं है जो ममता बनर्जी की तारीफ कर रहे हैं। जब 48% उनको अगर कटघरे में खड़ा करते हैं तो 52% उनको कटघरे से बरी भी करते हैं, और वही आंकड़े उलट जाते हैं जब आप पूछते हैं कि ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री के नाते आप संतुष्ट हैं, तो वहां पर 50% से ज्यादा लोग जो हैं उनके लिए हाँ में हाँ भरते हैं। जो चीज इसमें आंकड़ों में बहुत साफ दिखती है सुमित, वो ये कि व्यक्तिगत तौर पे ममता बनर्जी की ब्रांड ममता पे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन टीएमसी के शासन में सबसे ज्यादा इनकम्बेंसी सिटिंग एमएलए, 70% लोग कह रहे हैं वो एमएलए से खुश नहीं है, इसीलिए 60 से ज्यादा एमएलए के टिकट ममता बनर्जी ने काटे हैं। और ये उन्होंने पूरा का पूरा, एक्चुअली में इसके लिए शायद प्रशांत किशोर को ही श्रेय जाएगा, क्योंकि जो गुजरात की पॉलिटिक्स में बीजेपी करती आई है, हर चुनाव दर चुनाव
50-60 लोगों के टिकट काटो और इनकम्बेंसी को वहीं खत्म करो। सुमित, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पॉइंट है क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट है इससे पर्सनालिटी ओरिएंटेड चुनाव है। बिल्कुल ममता बनर्जी एक चेहरा है, बीजेपी के पास नहीं है, ठीक है। तो इवेंचुअल काउंट में साफ नजर आ रहा है कि आपको सीएम कैसा पसंद है, उस पर ममता बनर्जी स्कोर कर ले रही है। इंडिविजुअली एमएलएस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं नजर आ रही है। ममता बनर्जी के करप्शन के एंगल को भी लोग निगेट कर दे रहे हैं। ठीक है, हुआ होता है शायद पॉलिटिक्स में, लेकिन पर्सनालिटी तो इसलिए बीजेपी की भी रणनीति डे वन से ममता के टारगेट की थी। ममता की पर्सनालिटी को टारगेट किया जा रहा है, ममता कि की करप्ट है। पर्सनालिटी को टारगेट किया जा रहा है। हाँ। क्योंकि बिल्कुल साफ यशवंत की फाइंडिंग से नजर आता है कि चुनाव पश्चिम बंगाल में अभी भी उस व्यक्ति विशेष पर उनके लिए, ममता बनर्जी के लिए टिका हुआ है। मैं लौटूं आपके पास के लिए बहुत जल्दी से कि मुख्यमंत्री की चॉइस वाले में आपने दूसरा नाम जो देखा दिलीप घोष का, 6 साल पहले उस नाम को पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या राजनीतिक पत्रकार भी नहीं जानते थे। बिल्कुल इसका मतलब एक चीज बीजेपी को बहुत इंडिकेशन साफ है, बीजेपी का सपोर्टर अपने कोर कार्यकर्ता से निकले हुए व्यक्ति को सपोर्ट करने को तैयार है, इंपोर्टेड नेता को सपोर्ट करने को तैयार नहीं। कुछ ही देर में सी वोटर का वो आंकड़ा खुलने वाला है कि आखिरकार आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाएं तो कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है या त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति भी आ सकती है। उस पर आएंगे, सी वोटर के नंबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जमीन पे जो लोग मौजूद हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स कई हफ्तों से, कई महीनों से लगातार खाक छान रहे हैं, धूल छान रहे हैं, उनसे पूछते हैं उन्होंने क्या भांपा, उन्होंने क्या आका। पंकज झा, कुछ नहीं तो कम से कम महीना भर हो गया है घूमते हुए, बहुत इलाके घूमे आपने, अब आपकी परीक्षा का वक्त है, नंबर देने हैं आपको, किसको और कितने और क्यों। सुमित, देखिए मुझे लगता है कि सेकंड फेज ऑफ पोल जो है नंदीग्राम का, उससे चीज़ें साफ हो सकती थी, तब तक रुक जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ का जो सामाजिक आधार है ना कि 30% मुस्लिम और 70% हिंदू, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी। लेकिन अब तक की जो मेरे पास अपना जो फीडबैक है, अपनी जो सोच है, समझ है, उसके हिसाब से लगता है, और 2019 के लोकसभा चुनावों को अगर आधार मान लें तो मैं बीजेपी को बढ़त दूंगा 145 सीटों के साथ, टीएमसी 130, और ये जो लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ का गठबंधन है उसके लिए मैं 19 रखता हूं। इस आधार पर ये मानते हुए कि जो साइलेंट वोटर है उसमें से एक बड़े तबके का झुकाव शायद बीजेपी की तरफ है, जो अभी खुलकर नहीं बोल रहा है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो पंकज, आपने ऑलमोस्ट बीजेपी की सरकार बनवा दी है, 1 या 2 विधायकों की ही कमी है संख्या में, और अगर वो 19 को जोड़ लिया जाए, ऊपर नीचे हुआ, तो पंकज के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। इस पंकज का ये ओपिनियन है, ओपिनियन मैं फिर क्लियर कर दूं, पंकज ने जो पाया समझा उसके हिसाब से बोल रहे हैं। अब बारी है हमारी स्टार रिपोर्टर मनोज्ञा की, जो करीब 20 साल से 2 दशकों से लगातार पश्चिम बंगाल में काम कर रही हैं, वहाँ रहती हैं, उस ज़मीन को जानती हैं, भांपती हैं और बहुत से हमलों को झेलती हैं। अब बताइए मनोज्ञा, आपका आंकड़ा। 2011 का रिपीट, उसके 3 कारण हैं, क्योंकि 2008 में जब वाम मोर्चा ने लगातार गांव यानी पंचायत चुनाव में मारपीट की थी, उसके बाद 2009 में टीएमसी ने लोकसभा में इतिहास रचा था। 2010 में चुनाव हुए थे, निकाय चुनाव, जिसमें बढ़त हासिल की थी और 2011 में सत्ता पर आ गई थी। 2018 में ठीक वही हुआ है, पंचायत चुनाव में बहुत मार पड़ी है जनता को गाँव में। उसके बाद 2019 में लोकसभा में उसका पहला ट्रेलर मिला है। 2020 में जो हुआ है वो निकाय चुनाव नहीं हो पाया कोविड की वजह से। अब 2021 में क्या जनता वही 2011 को दोहरा देगी, जब बड़ी बात हुई थी और वाम मोर्चा डबल डिजिट में आके सिमट गई थी। लेकिन उस समय एक अंतर था, 34 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, अभी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। उस समय वाम मोर्चा खुद डिवाइडेड थी, आज टीएमसी खुद डिवाइडेड है, लेकिन जो सत्ता में है वो ममता बनर्जी हैं। और बंगाल में ममता बनर्जी को दीदी के नाम से बोला जाता है। ऐसे में दीदी और पीसी, ये 2 नाम एक ही व्यक्ति ममता बनर्जी के हैं। बड़ा मुश्किल होगा जनता के लिए ये भेदभाव करना, लेकिन जब जनता फैसला ले लेती है तो कुछ ऐसा ही लेती है। तो अगर मैं ये कहूं कि 2011 में परिवर्तन हुआ था, का काम कर रहा है तो 2011 में परिवर्तन हुआ था, 2021 में भी आप परिवर्तन की बात कर रही हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं। ये तो बात गोल गोल हो गई। अब मैं स्पष्टता से नंबर दीजिए, आंकड़े, आपकी भी परीक्षा है आज।
1970 के बाद से कभी भी बंगाल की जनता ने कोई भी हंग असेंबली नहीं बनाई है, इसलिए इस बार भी प्रेडिक्शन यही है कि 170 प्लस दूंगी मैं बीजेपी को फुल मेजॉरिटी के साथ। दूसरी बात होगी टीएमसी की, अभी भी गेम बदल सकता है क्योंकि दीदी जिस तरह से व्हील चेयर पे उतर गई हैं उसका फायदा हो सकता है, और ये वो लोग हैं जो 20% हर बार कह देते हैं कि हमें नहीं पता, ये फैसला लेंगे। हालांकि वाम मोर्चा को मैं 50 से नीचे ही रखूंगी क्योंकि बहुत जो स्थानीय लोगों में जो हाल है वो उसको देखकर लगता है कि इस समय टक्कर दो बड़ी पार्टियों में है, लेकिन दिलचस्प होगा देखना कि दादा बनाम दीदी में ये 3 फैक्टर्स कितना बड़ा काम करते हैं। ठीक है, अगली बारी है कुंतल की। कुंतल तो मेरे ख्याल से बीते 3 महीनों से वहां डिनर जमाए हुए हैं अपने घर में। कुंतल चक्रवर्ती बंगाली है, ट्रांसफर लेकर दिल्ली आ गए थे, बाकायदा दिल्ली में रिपोर्टिंग करना चाहते थे, लेकिन बंगाल का चुनाव आया तो कहा कि सर मैं बंगाल जाके काम करना चाहता हूं इन 3-4 महीनों के लिए। तो कुंतल, आपकी पैदाइश वही है, आपकी कर्मभूमि वही है, आपकी जन्मभूमि वही है, अब आपकी परीक्षा है, नंबर दीजिए और क्यों? मुझे लगता है तृणमूल कांग्रेस 140 से 150, बीजेपी 100 से 110 और वाम मोर्चा जो है 40 से 50, नीचे 40 ऊपर 50 जा सकती है। वाम मोर्चा को राइट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि मैंने देखा कि जो लोग पहले ब्रिगेड जाते थे कंधे में झोला बैग लेकर पॉल रॉबसन गाते गाते, वो उन लोगों के चेहरे पे मैंने खुशी देखी जब मैंने देखा कि वाम मोर्चा का लिस्ट सामने आई और बहुत सारे ऐसे उम्मीदवारों का नाम घोषणा किया गया जो जेएनयू के अलमनाई हैं, आईआईटी के अलमनाई हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी के अलमनाई हैं, बहुत खुश हुए जो सीनियर बुजुर्ग लोग हैं। तो मुझे लगता है ये जो लोग 2019 में आउटराइट बीजेपी को वोट किया था, वापस से बहुत संख्या में लोग वाम मोर्चा को इस बार वोट करेंगे। इस वजह से वाम मोर्चा का वोट बढ़ेगा और इस वजह से 40 से 50 वाम मोर्चा को मिल सकता है और एक डिसाइसिव रोल उनका हो सकता है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि हम हंग असेंबली, क्योंकि हंग असेंबली अगर होगा तो तृणमूल कांग्रेस कहीं ना कहीं 135 140 में लड़खड़ा सकती है। अगर सरकार बना लेती है तो 150 से 55 और बीजेपी मुझे लगता है 121 लोकसभा चुनाव 2019 के हिसाब से अगर विधानसभा सीटों को कन्वर्ट किया जाए तो बीजेपी के पास था 121। आपको बता दूं कि नॉर्थ बंगाल में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा था, 76 में से 38 सीटें थी। इस बार भी वहां से ज्यादा मतलब बढ़ने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि मुर्शिदाबाद 22 सीटें, वहां मुस्लिम बहुल इलाका है, और पुरुलिया में, बांकुरा में जहां मैं अभी खड़ा हूं 12 में 12 था, पश्चिम मिदनापुर में बीजेपी 9 आउट ऑफ 9। यहां से मुझे नहीं लगता है कि और ज्यादा बढ़ेगा, थोड़ा बहुत कम होगा, 100 से 110 बीजेपी। मुझे लगता है अगर लेट स्विंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का कुछ बहुत ज्यादा लेट स्विंग नहीं हुई तो फिर 100 से 110 बीजेपी, 140 से 150 ये लेट स्विंग अभिषेक बनर्जी भी कर सकते हैं। कुंतल, अभिषेक की भी दिलचस्पी है काफी क्रिकेट देखने में, क्रिकेट खेलने में और फुटबॉल में भी, तो ये लेट स्विंग कोई भी कर सकता है, मैदान दोनों के लिए खुला हुआ है। तो अभी तक 3 रिपोर्टर से बात की, 2 कह रहे हैं बीजेपी और 1 कह रहा है कुंतल कह रहा है टीएमसी। मैं सीधे से सरकार की बात कर रहा हूँ। अब बात है ज्ञानेंद्र की। ज्ञानेंद्र, आपको भी काफी अरसा हो गया, कुछ हफ्तों से आप घूम रहे हैं, धूल छान रहे हैं, तो क्या पाया? अभी आप कहां पे हैं? समंदर दिखाई दे रहा है मुझे पीछे। जी सुमित जी, मैं दीघा बीच पर हूं और यहां से कांथी बहुत पास है, तो मैं यहां आ गया था और समुद्र का किनारा है, बिल्कुल लहरें तेज होती हैं शाम के वक्त और चुनाव का प्रचार भी बंगाल में तेज हो गया है। तो निश्चित तौर पर मैं ये कह रहा हूं कि 150 से 160 सीट इसलिए बीजेपी को कह रहा हूं क्योंकि देखिए बहुत देर से मैं वरिष्ठों की बात सुन रहा था, लगातार लोग कह रहे हैं कि ममता के पैर में चोट की बात, तो ममता के पैर में चोट की बात तो है, लेकिन अमित शाह आते हैं तो ये भी कह देते हैं कि भगवान जाने क्या हुआ। और फिर नंदीग्राम के बारे में प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैली में बोलते हुए कहते हैं कि नंदीग्राम का अपमान हुआ है। तो निश्चित तौर पर तरह तरह की बात की जा रही है। दूसरी, अगर भीड़ का पैमाना देखा जाए तो भीड़ दोनों ही पार्टियों की रैली में बहुत तेजी से उमड़ रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में कांथी में जिस तरह की भीड़ थी और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को सभा से बाहर आकर 1 किलोमीटर का राउंड लगाना पड़ा, बीजेपी ने अपने तमाम बड़े चेहरों को, जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको टॉलीवुड से लेकर तमाम लोगों को उतार दिया है चुनाव में। तो ये कहा जा सकता है कि तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी हमेशा हर रैली में तुष्टीकरण की बात करते हैं। शुभेंदु अधिकारी अपने हर सभा में, हर रैली में, हर पत्रकारों से बात करते हुए 73% और 27% की बात करते हैं। तो जय श्री राम कह दिया, टीएमसी का 115 से
115 से 120 सुमित जी मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए लोग जो 15 से 20% वरिष्ठ सहयोगी पंकज जी जो कह रहे थे कि कल के ओपिनियन पोल में जिस तरह से 20% लोग ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं, ये जो नहीं कह पा रहे हैं वाले लोग हैं ये बहुत बड़ा असर डालने वाले हैं। जी ज्ञानेंद्र के, मैं ये बात क्लियर कर दूं यहाँ तमाम दर्शकों को कि ज्ञानेंद्र के इमीडिएट बॉस जो है वो पंकज झा हैं, तो ज्ञानेंद्र उनकी तरफ ही जा रहे हैं, जो पंकज कह रहे हैं वही ज्ञानेंद्र कह रहे हैं। सेफ चल रहे हैं ज्ञानेंद्र इस पूरी चर्चा में, और रणवीर भी मुस्कुरा रहे हैं। रणवीर की रिपोर्टिंग भी पंकज के पास है। हाँ भाई रणवीर, आप भी अपने बॉस के साथ हैं, कुछ और आकलन है आपका? नहीं, मुझे थोड़ा इस बात को लेकर संशय है कि बीजेपी सीधे तौर पर सरकार बना पाएगी। मुझे लगता है कि इस वक्त कम से कम टीएमसी को थोड़ा फायदा है। 140 से 150 के बीच में टीएमसी और 120 से 130 के आसपास बीजेपी रहेगी। इसकी वजह सिर्फ दो मैं मानता हूँ। एक, राज्य का चुनाव है और ममता बनर्जी का चेहरा लोगों के सामने है। बीजेपी के पास स्पष्ट तौर पर कोई चेहरा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, 3 से 120-130 अगर चली जाए बीजेपी तो कोई हैरानी नहीं होगी। दूसरा जो बहुत बड़ा पहलू है वो ये कि बहुत सारे लोगों से मैं मिला उत्तर बंगाल से लेकर साउथ बंगाल तक, और लोगों के बीच में एक डर है, इस बात का डर कि अगर वो वोट देते हैं बीजेपी को और सरकार नहीं आती है तो उनके साथ कहीं कोई हिंसा ना हो, कहीं कोई घटना ना हो। और ये डर जो है ना, ये डर मैंने पाया है कि बहुत बड़ा एक तबका है जिसके अंदर है। कलकत्ता में मैं अभी परसों एक गली में बैठा हुआ था और उस गली में ज़ोर ज़ोर से स्पीकर पर तृणमूल का खेला होबे बज रहा था, तो मुझे खुद भी डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग मना क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा ये बाबा कौन मना करेगा, ये तो हमको पीट सकते हैं। तो ये जो डर है, तो ऐसे में बीजेपी अपने वोटर्स जो हैं, जिनको नए नए वोटर बना के रखी है, उसको बूथ तक लेके जा पाएगी और उनसे वोट करा पाएगी। ये चुनौती है, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार आ भी जाए तो भी बहुत हैरानी नहीं होगी, क्योंकि 1 महीने का चुनाव बाकी है। जी बिल्कुल, तमाम सीनियर रिपोर्टर्स, दिग्गजों की बात आपने सुनी, और हमारी जितने बैटरी ऑफ रिपोर्टर्स इस वक्त बंगाल में मौजूद हैं, बीते करीब 3 महीनों से लगातार कवर कर रहे हैं। आदर्श उस लॉट के सबसे यंगेस्ट है, सबसे युवा हैं, सबसे आप कह सकते हैं ना कि ये मिलेनियल टाइप के हैं, इस सदी के बच्चे हैं। तो आदर्श, आप बताइए आपका क्या आकलन है, टीएमसी या बीजेपी, और क्यों? सुमित जी, अगर आप ये आंकड़ा मुझसे आज के 10 या 15 दिन पहले पूछते तो मैं कहता कि बीजेपी 80 से 90 सीटें या 100 सीटें ज़्यादा से ज़्यादा और टीएमसी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। लेकिन अभी जब मैं पिछले 15 से 20 दिनों में बंगाल के अलग अलग इलाकों में, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में, उन इलाकों में जिसके वोटर की गिनती हमारे ओपिनियंस में, सर्वे में नहीं हो पाती है, उन इलाकों में जब मैं घूम रहा हूं, किसानों से बात कर रहा हूं, मजदूर वर्ग और खासतौर पर महिलाओं से जब मैं बात कर रहा हूं, ग्रामीण महिलाओं से, तो उनका साफ तौर पर बीजेपी की ओर झुकाव है, रुझान है। इसलिए मेरा आंकड़ा जो होगा वो बीजेपी के लिए 130 से 40 के बीच में, टीएमसी के लिए 150 से 60 के बीच में। लेफ्ट गठबंधन की जो बात कर रहे थे हम, पीरजादा के आने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा ख्याल से 10 से ज़्यादा सीटें वो नहीं जीत पाएंगे, और अन्य जिनमें हम बहुत सारे लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं, 4 सीटें। इसके पीछे का बड़ा कारण मैं आपको बहुत कम शब्दों में बता देता हूं सुमित। सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रधानमंत्री और साथ ही साथ दूसरे केंद्रीय नेताओं के साथ और बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं, वो लगातार अपनी सभाओं में और दूसरे प्रचार माध्यमों से ये लगातार कह रहे हैं कि केंद्र की बहुत सारी योजनाएं बंगाल में नहीं पहुंच पा रही हैं। ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच में घर कर गया है, और ये बात, इस बात का मलाल भी उन ग्रामीण इलाकों में है। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि साहब यूपी में आप देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास बनते हैं, पेंशन मिलती है, तमाम जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनका लाभ मिलता है। लेकिन बात जब बंगाल की आती है तो हमें लाभ मिलने की तो बात छोड़ दीजिए, हमें अपने ही पैसों में कटमनी देना पड़ता है। तो ये कुल मिलाकर बड़ी चीजें हैं, इसीलिए मेरा मानना है कि इस बार बीजेपी बहुमत के काफी करीब होगी। सुमित, चलिए आदर्श, शुक्रिया इस आकलन के लिए, इस अपडेट के लिए। काफ़ी ज़मीनी परिस्थितियों के साथ आपने बात की। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।